तो वो खबर जिसका इंतजार था, वो डेटा जिसका इंतजार था, जिसे दबाने की जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया एसबीआई को, वो सारी डिटेल ईसीआई को देनी पड़ी। बॉन्ड के डोनर्स कौन है जरा ये समझ लीजिए। पहले नंबर पे है और 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड। हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया और फारूक साहब इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5000 करोड़ रुपए की बचत। आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कीम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का डेटा बाहर आते ही देखो चंदे का नाम पे वसूली का खेल बेनकाब हो गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कंपनी जो एक ही कंपनी ने 5 साल के अंदर 1350 का दान कर चुका है और एक कंपनी 950 करोड़, ऐसे हजारों कंपनी है जो करोड़ों दान किया है, वैसे ही तो नहीं किया। चलिए जानते हैं इसी को आज इस वीडियो में। ये जो वीडियो है साक्षी जोशी जी का है, तो इसका ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का सच्चाई। चलो तो स्टार्ट वो करते खबर हैं। जिसका इंतजार था, वो डेटा जिसका इंतजार था, जिसे दबाने की बेहद कोशिशें हुई, अभी भी हो रही हैं, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया एसबीआई को, वो सारी डिटेल ईसीआई को देनी पड़ गई। और अब कितना कितना पैसा देकर किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और किस किस पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड लिए गए हैं, ये दोनों ही चीजें अलग अलग आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दिख जाएगी। बहुत लंबा डेटा है, समय होगा तो विस्तार से उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन उसमें से बहुत ही अहम बिंदु जो है मैं आपको बताना चाहती हूं। ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। सबसे पहले ये पत्रकार अरविंद गुणसेकर काफी अच्छे पत्रकार हैं, इनका जरा एक ट्वीट देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि इस वक्त जब डेटा सामने आ रहा है, जब बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके सामने आती है, उसमें से पहली चीज जो कि एकदम आंख को सबसे पहले दिखाई दे रही है और चुभ रही है, वो ये है कि आप देखिए इसको, टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर्स कौन है जरा ये समझ लीजिए। पहले नंबर पे है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज और 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड अकेले फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने खरीदे हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 980 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड में दूसरी सबसे बड़ी डोनर कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग, जिसने 980 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। और आप देखिए ये वीडियो, जिसमें आपको साफ दिखाई देगा कि कैसे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मोदी सरकार से इनको मिले और नितिन गडकरी कैसे मेघा इंजीनियरिंग की तारीफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बड़ा स्कैम नहीं है? हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया और फारूक साहब इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दिखाया। ये देखिए आप, 11 अप्रैल को मेघा इंजीनियरिंग ने कॉर्पोरेट बॉन्ड से बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया और वहीं 12 मई को ये खबर देखिए आप, मेघा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का ठेका मिल गया। देखिए हेडलाइन, मेगा इंजीनियरिंग बीट्स एल&टी टू बैग रुपीज 14,400 करोड़ थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जितना ज्यादा चंदा कोई देता रहेगा, केसेस से बचता रहेगा और फिर उसको प्रोजेक्ट मिलेंगे। मेगा इंजीनियरिंग ने डोनेट किए 980 करोड़ बीजेपी को। ये मेगा इंजीनियरिंग है कौन? मेगा इंजीनियरिंग को कॉन्ट्रैक्ट मिला था कमलेश्वरम प्रोजेक्ट, जो कि तेलंगाना में है, उसका। ये एक स्कैम था 1 लाख करोड़ रुपए का। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? कि बीजेपी और ईडी ने कभी भी कमलेश्वरम स्कैम को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। सोचिए, हर जगह जो अपनी ईडी भेज देती है, हर जगह इन्वेस्टिगेशन करने पर तुली रहती है, वो भारतीय जनता पार्टी कमलेश्वरम स्कैम को इन्वेस्टिगेट तक नहीं करती। ये वही मेगा इंजीनियरिंग कंपनी का स्कैम था जिसने 980 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिए। समझ आ रहा है आपको कुछ? अब इसमें पत्रकार रोहिणी सिंह का जो कोट है ट्वीट करते हुए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये देखिए, ये जो लॉटरी किंग है, ये इज ऑल्सो क्लोज टू अ प्रोमिनेंट स्ट्रैटेजिस्ट। एक प्रोमिनेंट स्ट्रैटेजिस्ट है जिसका बहुत करीबी है यही लॉटरी किंग, जिसने 1368 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं और इसका घर है क्लारिजिस होटल के पीछे दिल्ली में। दैट वॉज द बेस ऑफ द स्ट्रैटेजिस्ट और वो वही जगह है जहां पर इसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिस्ट का बेस अड्डा रहा है। जो डॉजिएस्ट ऑफ बिजनेसेस होते हैं, वो आप सोचिए कि सबसे बड़े फंडर्स होते हैं राजनीतिक दलों के। वहीं द हिंदू की एडिटर है विजेता सिंह, वो क्या लिखती हैं? फ्यूचर गेमिंग परचेज्ड 1368 इलेक्टोरल बॉन्ड्स और हर इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत क्या थी?
1 करोड़ रुपए। 2019 से लेकर अब तक इन्होंने 1368 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और हर बॉन्ड की कीमत थी 1 करोड़ रुपए। इसका मतलब हुआ टोटल कितने पैसे के इन्होंने खरीदे? 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स अकेले फ्यूचर गेमिंग ने खरीदे हैं। डेटा अपलोड हुआ है ईसीआई की वेबसाइट पर और उससे यह बात साफ जाहिर होती है। ये कंपनी इन्वेस्टिगेट की गई और चार्जशीट हुई थी इसके खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी द्वारा इसी पीरियड के दौरान। अब इसको आप समझिए, इस पूरे खेल को समझने की कोशिश कीजिए। ईडी जो सरकार का सबसे बड़ा एक हथियार इस वक्त है, जो कि सिर्फ विपक्षी दलों के खिलाफ नहीं बल्कि ऐसी कंपनीज के खिलाफ भी है, उनके खिलाफ केसेस खोल दिए जाते हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट की जाती है और उसी दौरान फिर आप अचानक से देखते हैं कि उस कंपनी के तरफ से खूब सारी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, भले ही मैचिंग एक्सरसाइज नहीं की है, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स है, पैसा दो, वसूली टैक्टिक्स है, बेसिकली हफ्ता वसूली की तरह से हो रहा है। पैसे दीजिए हमारी पार्टी में वरना हम 10 तरह के केसेस आपके खिलाफ कर देंगे। ये किस तरह से एजेंसीज के द्वारा इस तरह से वसूली का काम किया जा रहा है। नो डाउट किस तरह से मोदी सरकार जो है वो हेल बेंट कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का ऑर्डर ना दे कि भैया आपको ये सारा डेटा रखना पड़ेगा। कैसे एसबीआई कोशिश करता रहा एंड मोमेंट पर, और एंड मोमेंट पर सिर्फ एसबीआई की कोशिश नहीं थी, अभी भी इलेक्शन कमीशन जो वैसे तो अपना पूरा नोट जो लिख रहा है ये बताते हुए कि भैया सारा डिटेल सारा डेटा हमने अपनी वेबसाइट पर ला दिया है, और ये भी लिखता है कि हम लोग तो हमेशा से ही ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी इन सब के पक्ष में रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल उसको स्वागत कर रहे हैं। वहीं पर अभी ये लोग मूव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मॉडिफिकेशंस चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। कैसे ये पता चलता है जरा देखिए। प्रशांत भूषण जो कि खुद एडीआर का ये केस लड़ रहे हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, और ये जो एसबीआई को घुटने टेकने पड़ गए हैं, मोदी सरकार की जो हवाइयां उड़ी पड़ी हैं, वो ये एडीआर की ही इस पहल से हुआ है। तो प्रशांत भूषण लिखते हैं, आफ्टर एसबीआई के बाद इलेक्शन कमीशन ने अब एक एप्लीकेशन फाइल की है ताकि मॉडिफिकेशन हो सके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में। गवर्नमेंट इज डेस्परेट, गवर्नमेंट जो है वो बहुत डेस्परेट है कि किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन जो है उसको छुपाया जा सके। एक केज्ड पैरट जिसे कहते हैं ना, पालतू तोता, एक पालतू तोते को किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहा है, पालतू तोता इस केस में वो इलेक्शन कमीशन को बोलने की कोशिश कर रहे हैं। गेट्स वन केज पैरट आफ्टर अनदर टू फाइल एप्लीकेशंस फॉर टाइम एंड मॉडिफिकेशन। एक एक करके पहले उन्होंने एसबीआई से करवाया, अब देखिए किस तरह से इलेक्शन कमीशन से करा रहे हैं। तो एक एक करके जो अपने पालतू तोते हैं उसका इस्तेमाल मोदी सरकार कर रही है कि कैसे भी करके बस इस पूरे फैसले में अब कोई ना कोई और मॉडिफिकेशंस की जा सके, ताकि इतना सारा जो सच्चाई अब देश के सामने आने लगेगी कि आखिर बैक डोर में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम जो लाई गई थी, जिसको लेकर खुद आरबीआई ने इतने सारे सवाल खड़े किए थे कि बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा और ये लोकतंत्र में नहीं हो सकता है, ये फ्रॉडुलेंट स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हो कैसे रहा था पिछले 5 साल से? तो 5 साल से क्या हो रहा है बैकडोर में, और किस तरह से कई सारी कंपनीज इंडिविजुअल्स को प्रेशराइज करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स और चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये सब कुछ उसको साबित करता हुआ नजर आता है। लाइव लॉ की खबर देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस को डिसाइड किया था, अब वो एक कल भी सिटिंग रखेगी ताकि एक और एप्लीकेशन को सुना जा सके जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रखा। और ये देखिए आपके सामने ये पूरा केस का डिटेल्स में दे रही हूँ। अब इसी में देखिए आप, इलेक्शन कमीशन में जिस तरह से इन लोगों ने कानून लाके ये कर दिया कि भाई एक प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे जो सीजेआई हुआ करते थे उनकी जगह पे इन्होंने ये कर दिया कि जी पीएम जिस भी अपने कैबिनेट मिनिस्टर को चुनेंगे वो जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को चुन सकते हैं। उस पूरे केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल ऑलरेडी हियरिंग है। उससे पहले ही इतनी जल्दी गोली की स्पीड से देखिए क्या किया जा रहा है पीछे से। प्रेसिडेंट ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट कर दिया है। ज्ञानेश कुमार टू बी द नेक्स्ट सीईसी आफ्टर राजीव कुमार। राजीव कुमार के बाद वो अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे। अब ये ज्ञानेश कुमार की अगर आप पूरी की पूरी बायोडेटा समझेंगे
वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि किस तरह से गोली की स्पीड से फाइल मूव की जा रही है। और ये कोशिश ये हो रही है कि दोनों से चार्ज, मतलब अपना जो पोजीशन है, जो अपना पोस्ट है, जो अपना काम कार्यकाल है, वो पूरा का पूरा स्टार्ट करवाया जा सके एससी की भी हियरिंग होने से ठीक पहले। मतलब आप सोचिए कि कैसे इतनी गोली की स्पीड से इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट करने की कोशिश हो रही है। कितना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाला है ये मैं आपको बताती हूँ कैसे, क्योंकि आप ये समझिए कि आखिर ये लोग हैं कौन। अभी देखिए आखिर ज्ञानेश कुमार है कौन। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार जो है, जिनको सिलेक्ट किया जा रहा है इलेक्शन कमिश्नर की तरह, प्लेड अ की रोल इन सेटिंग अप द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट व्हेन ही वाज इन एमएचए। मतलब ये गृह मंत्रालय में थे और इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बनाने में, उसको सेटअप करने में। सोचिए कि इनको इलेक्शन कमिश्नर क्यों बनाया और कितना फ्री एंड फेयर होने वाला है और कितने ज्यादा ये अनबायस्ड होने वाले हैं, यू जस्ट नो इट। ये जेएनके डेस्क, जो कि एमएचए में जेएनके डेस्क था 2019 में, जब आर्टिकल 370 को इनइफेक्टिव किया गया था, ये उस समय पर उसको हेड करते थे। रिटायर्ड एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, अ पोर्टफोलियो हेल्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। तो आप सोचिए कि इनकी प्रॉक्सिमिटी किसके साथ है और इनको ही इतनी गोली की स्पीड से आखिर इलेक्शन कमिश्नर क्यों बनाया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हियरिंग कल होने वाली है, लेकिन उससे पहले इतनी जल्दी जल्दी आखिर मोदी सरकार ये काम क्यों कर रही है। वहीं अरविंद गुणसेकर का ये ट्वीट देखिए, वो कहते हैं हु ओन्स क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। इसने कम से कम 410 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनेट कर दिए हैं। देखिए जरा, पूरे हर जगह पूरी की पूरी लिस्ट में आपको सिर्फ क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिखाई दे रहा होगा। आगे वो एक और ट्वीट अभी करते हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहा है कई कॉपीज ऑफ द सील्ड कवर डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स मामले में सबमिटेड इन द एपेक्स कोर्ट ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स टू बी अपलोडेड ऑन इट्स वेबसाइट एससी टू हियर ईसीआई's एप्लीकेशन ऑन फ्राइडे। ईसीआई ने मूव किया है सुप्रीम कोर्ट सीकिंग कि सील्ड कवर की कॉपीज दी जाए, जो कि एपेक्स कोर्ट में सबमिट की गई थी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान, ताकि उसको वेबसाइट पे अपलोड किया जा सके। तो देखिए अंदर खाने क्या क्या खेल चल रहा था। अब समझ में आया आपको इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदे मामले को किस तरह से डॉज करके सारे के सारे जो संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से जो भी सही प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए पहले पास किया गया, 5 साल तक होने देते गए उसको। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया डेटा डालो, तो एसबीआई क्यों आखिर डेडलाइन एक्सटेंड करने की बात कह रहा था, और वो भी 30 जून तक की। क्यों कोशिश हो रही है ये लगातार इसको छुपाने की, इस डेटा को छुपाने की, क्योंकि सच यही सामने आता है कि पीछे से, जिसको केज्ड पैरेट बोलते हैं, एजेंसीज का इस्तेमाल करके क्या कई लोगों से प्रेशर डालकर केसेस उनके ऊपर फाइल करके उनसे चंदे लिए गए हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा के साथ और भी ज्यादा गहराता है, जिसका जवाब मिलना चाहिए। अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते। तो देखा दोस्तों किस तरह से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको रोकने की पहले एसबीआई से लगवाया। एसबीआई ने बहुत जोर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फटकार की वजह से वो पूरा नहीं। तो इसमें आप सबका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।